आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नियो क्लासिकल मोमेंट या पीरियड या एज जो कहते हैं उसके बारे में अपनी क्लास है। और ये आज की थ्योरी क्लास है। एमसीक्यू बैच मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर लोगों ने सजेस्ट किया और उन्होंने निवेदन किया कि आप थ्योरी क्लास से लेके आइए सर। एमसीक्यू हमारे नेट पर भी मिल जाते हैं और जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है वहाँ पे मिल जाते हैं। तो थ्योरी के मामले में हमें थोड़ा और बढ़िया तरीके से हिंदी में समझाइए। तो मैं आज जो क्लास लेके आया हूँ पूर्ण रूप से हिंदी मीडियम वालों के लिए। मान लो आप इंग्लिश की क्लास है, लेकिन हिंदी में हम बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे और इतने शानदार तरीके से आपको न्यू क्लासिकल एज समझाऊंगा कि आपकी ये लगभग याद हो जाएगी, क्लास में याद हो जाएगी। और 10 से 12 मिनट आप मेरे को दे दीजिए। हाँ, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, मैं आपको अपना जो फेस है वो भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे और उस को महसूस करेंगे, उसको पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे ना, तो मेरा ये मानना है कि आपकी न्यू क्लासिकल एज अभी याद हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने न्यू क्लासिकल एज। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो इसका टाइम पीरियड पढ़ेंगे अपने, एक इसके जो मेन फीचर है वो पढ़ेंगे, और इसको न्यू क्लासिकल कहा जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके जो मुख्य है पोइट कह सकते हैं या राइटर कह सकते हैं जो थे, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नियो क्लासिकल जो वर्ड है उसी के ऊपर। यानी क्लासिकल कोई चीज़ थी और उसका न्यू वर्जन है नियो, सीधी सी बात यही है। यानी पुराने समय में जो क्लासिकल लिटरेचर हुआ करता था उसी का एक नया रूप अपने को देखने को मिलता है, उसे ही नियो क्लासिकल मोमेंट या न्यू क्लासिकल पीरियड या एज कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनकी सोच, पुरानी सोच को पुनर्जागृत करने के बारे में है, लगभग वैसा वैसा ही है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे रिवाइवल। क्या देखेंगे? रिवाइवल देखेंगे किस चीज़ का? जो पुरानी क्लासिकल आर्ट थी, पुरानी क्लासिकल लिटरेचर था, आर्ट और लिटरेचर था ना पुराना, उसकी हम क्या देखेंगे, रिवाइवल देखेंगे उसका। और साथ साथ में हम इसमें होने वाले मुख्य रूप से जो घटनाएं हैं, एक दो घटनाएं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्यों ये नाम पड़ा वो भी चर्चा करेंगे। तो न्यू क्लासिकल के बारे में हमने देख लिया। अभी पुराना जो क्लासिकल एज थी उसका जो लिटरेचर था, उसका जो आर्ट है, उसको एक बार फिर से रिवाइवल हुआ यहाँ पे। देखिए टाइम पीरियड के बारे में अलग अलग मत है, लेकिन लगभग जो प्रचलित मत है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1660 से लेकर 1798 तक का जो समय है ना, उसे क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल मोमेंट या पीरियड का समय माना जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 1750 तक भी मानते हैं। तो अपने मोटा मोटी क्या याद रखना है, 1660 से लेकर 1798, या ऑप्शन में अगर 1750 मिले तो अपने ये याद रखना है। तो टाइम पीरियड की बात क्लियर होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कुछ 2-3 मुख्य रूप से राइटर थे या पोइट थे। पोप कह सकते हैं, एक स्विफ्ट है, स्विफ्ट कह सकते हैं, एक अपने ड्राइडन है, ड्राइडन भी इसी एज के बड़े ही माने हुए पोइट हैं। तो ये जो पोइट थे इन्होंने क्या किया, जो शेक्सपियर था, जो स्पेंसर था, उनकी तरह ये इंस्पिरेशन नहीं लेते थे। इन्होंने तो क्या किया, एनिशिएट जो क्लासिकल ऑथर से, कैसे, कौन कौन है, होमर है, क्या नाम है, होमर है, उसके बाद वर्जिल है, और एक ओविड है। इन लोगों का जो लिटरेचर था ना उसको अपने यहाँ पे इमिटेट किया, नकल किया, और उसको क्या किया, कॉपी किया। किसने? पोप ने, स्विफ्ट ने, ड्राइडन ने, और अन्य भी नाम है अपने, वो देखेंगे। इन्होंने क्या किया, कॉपी किया। किस किस के? होमर के, वर्जिल के, और ओविड का जो लिटरेचर था, ओविड के द्वारा जो लिखा गया था, इन तीनों के द्वारा, उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, कॉपी किया। और इसके अलावा अन्य जो है वो अपने, जब इसका आगे स्लाइड में सेक्शन आएगा उसमें भी बात करेंगे भी कौन कौन से हैं। तो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, इसका समय 1660 से 1798। दूसरा, इसको न्यू क्लासिकल एज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो समय था वो क्लासिकल लिटरेचर के बारे में था, उससे इंस्पायर होने के बारे में था, और इसी कारण क्या है, इसको न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। अब आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। देखिए इसका टाइम की हमने चर्चा कर ली। इसमें क्या था, रिवाइवल था क्लासिज्म इन आर्ट एंड लिटरेचर का, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरी स्लाइड देखिए, इसमें एज ऑफ रिस्टोरेशन और एज ऑफ अगस्टन, ये दो चीज़ें भी हमने इसके अंदर ही शामिल है। ये जो एज है वो इसके अंदर ही शामिल है। कौन कौन सी? रिस्टोरेशन की और अगस्टन की। अब रिस्टोरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लगभग समय था 1660 के करीब का। कितना? 1660 के करीब का। उस समय चार्ल्स जो सेकंड थे, कौन है? चार्ल्स सेकंड वापिस से राजशाही लेकर आते हैं। कहाँ पे?
राजशाही लेके आते हैं 1660 में, और इसी कारण है इस समय को रिस्टोरेशन कहा जाता है। इससे पहले प्रजातंत्र था। किससे पहले? चार्ल्स सेकंड से पहले जो समय था उसमें क्या था, जब क्रोमवेल वहां पे शासन कर रहे थे तो उस समय क्या था, प्रजातंत्र था। और चार्ल्स सेकंड जो है वो लेके आते हैं राजतंत्र। इसी कारण इसको रिस्टोर कर लिया, राजतंत्र को, राजशाही को, इसलिए इसे रिस्टोरेशन, इसका जो बीच का समय है वो उसे कहा जाता है। और अगस्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में जो न्यू क्लासिकल जो अपना मूवमेंट है, पीरियड है, उसमें क्या हुआ, पुराना समय में रोम में अगस्टस नाम का एक शासक था, और उसके समय में जो लिटरेचर लिखा गया, उसके समय में क्या हुआ, जो लिटरेचर लिखा गया था वैसा का वैसा उसी की नकल और उसी की तरीके की जो कॉपी करके या उसी से संबंधित जो लिटरेचर है वो यहाँ पे लिखा गया, इसलिए इसको एज ऑफ अगस्टस भी कहते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है, एज ऑफ रिस्टोरेशन क्योंकि चार्ल्स सेकंड राजशाही लेके आया, और एज ऑफ अगस्टस क्योंकि जो अगस्टस के समय लिटरेचर था 18वीं शताब्दी में वैसा का वैसा ही लिखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ के जो पोइट थे उन्होंने नकल की थी किसकी, एनिशिएटे क्लासिकल ऑथर्स की। मैंने आपको बता दिया ये होमर है, वर्जिल है और अन्य जो लेखक हैं उनकी नकल की थी इन्होंने, इसी कारण है इसको न्यू क्लासिकल एज कहा गया था। यहाँ के जो मेन पोइट हैं, जो राइटर है, वो मैंने आपको बता दिया, ड्राइडन है, पोप है और स्विफ्ट है। इनके अलावा जो अन्य राइटर हैं उसमें मैथ्यू पेरियर, सैमुअल जॉनसन, और इसके अलावा एक नाम और आता है वो है जोशी है वेड्स, जोशी है वेजवुड का, जोशी है वेजवुड का भी एक अन्य नाम इसमें देखने को मिलता है अपने को। तो ये भी अपने को याद है रखने, अभी कौन कौन से जो पोइट हैं या राइटर हैं वो इसके अंदर इस एज में थे। अब बात करते हैं इसके फीचर के ऊपर, इसके फीचर के ऊपर बात करते हैं अपने। देखिए, एक तो है रेशनलिज्म, एक तरीके से ये क्या है, तर्क की बात करता है, सोच विचारने की बात करती है इस एज में जो थे, और ये मेन फीचर है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है इसका, क्या, रेशनलिज्म जिसे तर्क के आधार पर अपने मान सकते हैं, रीजन कह सकते हैं, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, रीजन, जो कारण जानना चाहता है, कारण बताता है। और ये कहा किसने था, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का था। सबसे पहले तो क्या किया था, मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे इन्होंने क्या किया था, ये रेशनलिज्म जो है इस न्यू क्लासिकल पोइट्री का एसेंशियलिज्म जो एसेंशियल फीचर है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसे बताया था, हमें याद रखना है। और साथ साथ में क्या हुआ, यहाँ के जो न्यू क्लासिकल पोइट थे, यहाँ के न्यू क्लासिकल जो पोइट थे उन्होंने कारण जानने स्टार्ट कर दिए थे, किस चीज़ का भी, लर्निंग कैसे होती है, कोई भी चीज़ है हम सीखते कैसे हैं, लर्निंग कैसे होती है, फिर हम जो भी चीज़ें नॉलेज को कैसे ग्रहण करते हैं, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या किया, जानना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें याद रखना है, तर्क वितर्क करने लगे थे यहाँ के लोग जो हैं, वो रीजन जो कारण है उसके ऊपर मुख्य रूप से जोर देते थे, कैसे ज्ञान अर्जित होता है, कैसे नॉलेज मिलता है, और कैसे हमें किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, हम किसी चीज़ से कैसे होते हैं, इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन जो है हमें मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो एक तरीके से ये रेनेसां जो एज थी ना, रेनेसां एज जो अपने पढ़ी है अपने पीछे, उसका थोड़ा सा अगेंस्ट मान सकते हैं इसे, क्या मान सकते हैं, थोड़ा सा अगेंस्ट मान सकते हैं इसे, क्योंकि उस समय क्या था, सेंसिबिलिटी और इमेजिनेशन वगैरह का थोड़ा वहाँ पे उपयोग हुआ था रेनेसां एज में, तो उसके थोड़ा ये अगेंस्ट है, क्योंकि तर्क वितर्क की बात करें और अन्य चीज़ों की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर में। देखिए, थोड़ा मैं आपको बता दूं अपने ऐप के बारे में, ये कोई वैसे प्रचार करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, 51 रुपये में हमने क्या कर रखा है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का 51 रुपये में मात्र, ग्रामर के एमसीक्यू, लिटरेचर के एमसीक्यू और प्लस में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं राइटर के, लिटरेरी मोमेंट के, उनके भी हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बड़ी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से तैयार किए हुए होंगे। और हम जो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं ना, वो और प्लस में जो मैं थ्योरी वगैरह करवा रहा हूँ वो आपने पढ़ लिया ना, बड़ा ही शानदार आपका पेपर होगा। मेरा यह मानना है कि आपका अच्छे तरीके से सिलेक्शन होगा। और इसको मैं तरीका भी आपको बताऊंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं उनको मैं रोजाना 1 से 2 सलाह वगैरह देते रहते हैं, अभी किस तरीके से आपको गलतियां करते हैं उनको सुधार करना चाहिए। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा टेस्ट दीजिए, आपको अपनी गलती का और आपकी जो ताकत है उसका एहसास हो जाएगा कि हाँ हम कहाँ गलती करें और हमारा वीक पॉइंट और हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कौन सा है। स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरा जो है वो इसमें एल्यूजन देखने को मिले। एल्यूजन किस तरीके के एल्यूजन मिले थे, जो विद्वानों के द्वारा एल्यूजन दिए गए हैं ना, विद्वानों ने जो बहुत पहले के जो विद्वान थे, होमर है, वर्जिल, इन्होंने जो एल्यूजन यूज किए उन्हीं को यहाँ पे यूज किया गया था। और बड़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्या क्या मिलता है, एक तो जो रिलीजियस एल्यूजन है वो यहाँ पे यूज किए गए, इसके साथ साथ जो बाइबिलिकल जो अपने होते हैं एल्यूजन वो भी यहाँ पे यूज किए गए। तो इन चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया, यूज किया गया था। ये हमें याद रखना है, क्लासिकल लिटरेचर के जो रिलीजियस और बाइबिलिकल
जो अपने एलिजन थे, जो संकेत कह सकते हैं, जो एक तरीके से उदाहरण देते हैं भी ऐसा का ऐसा हुआ होगा। जैसे राम का उदाहरण देखिए, कहीं पे दूसरे राम की तुलना कर दी, तुलना तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका उदाहरण दिया जाता है, पुराने एलिजन लिए जाते हैं, किसी बुक से उठा लिए जाते हैं, बाइबल करेक्टर को उठा लिया जाता है, तो उन चीज़ों को इसके अंदर ज़्यादा बताया गया था। और ये भरी हुई थी लिटरेचर जो है ना, एलिजन से पूरी तरीके से भरी हुई थी। किससे? जो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी वो इसकी पूरी तरीके से एलिजन से भरी हुई थी, उसके अंदर भर भर के आपको एलिजन देखने को मिलेंगे। उससे आगे चलते हैं क्लासिकल रूल। क्लासिकल रूल में उससे आगे चलते हैं अपने क्लासिकल रूल। क्लासिकल रूल में हमें क्या देखने को मिलता है? जो क्लासिकल रूल थे उनको फॉलो किया गया। पुराना जो क्लासिकल पीरियड था उसमें किस तरीके से लोगों ने जो रूल्स हैं, किस तरीके की पोइट्री लिखी जाती थी, जो पोइट्री वगैरह लिखी जाती थी, उसको सेम टू सेम यहाँ पे उन रूल को यूज किया। इसलिए इसे शेडो क्लासिकल पोइट्री का समय भी कहा जाता है। शेडो क्लासिकल पोइट्री का, शेडो क्लासिकल पोइट्री का समय भी इसे क्या कहा जाता है? तो ये भी हमें याद रखना है कि भी क्लासिकल रूल का यहाँ पे यूज हुआ था काफ़ी। फिर आता है डिडक्टिक पोइट्री। डिडक्टिक पोइट्री का मतलब होता है एक तरीके से उपदेशात्मक पोइट्री जो होती है। कैसी? उपदेशात्मक, उपदेश दिए हो समझ लो आप, उसमें ज्ञान ज़्यादा दिया जा रहा हो, उस तरीके की पोइट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है भी जो एलिजाबेथन एज का समय था उसमें जो आर्ट थी वो आर्ट से एक थी। आर्ट क्या थी? आर्ट से एक थी। लेकिन यहाँ की जो आर्ट थी ना वो लाइफ के लिए थी। क्या क्या थी? लाइफ से एक थी। आर्ट फॉर लाइफ से एक, ऐसा कहा जाता है। और डिटेक्टिव पोइट्री का जो यूज है वो अपने न्यू क्लासिकल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमें याद रखना है कि भी यहाँ की जो न्यू क्लासिकल एज की जो आर्ट थी वो आर्ट फॉर लाइफ से एक थी, और जो एलिजाबेथ की जो आर्ट थी वो आर्ट फॉर आर्ट से एक थी। 5 नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए कि भाई पूछा जा सकता है कि हीरोइक कप्लेट जो है वो किस पीरियड की मोमेंट की विशेषता है, तो हम कहेंगे नियो क्लासिकल जो समय है, नियो क्लासिकल पोइट्री का जो समय है, नियो क्लासिकल मोमेंट था, उसका ये मुख्य रूप से माना जाता है। तो हीरोइक कपलेट जो है वो इसकी विशेषता, इसके अंदर 5 फीट होते हैं। वो आप एक बार थोड़ा गूगल भी कर लीजिएगा कि भाई हीरोइक कपलेट क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो हीरोइक कपलेट के ऊपर भी काफ़ी समय लग जाएगा चर्चा करने में, कैसे फीट वगैरह चेक करना होता है। लेकिन इसमें कहते हैं भी 5 फीट होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हीरोइक कपलेट जो है वो किसने यूज किया था? फर्स्ट पोइट कौन थे? तो वो चौसर थे। कौन है? चौसर। याद रखना है आपको नाम। हीरोइक कपलेट को यूज करने वाले कौन थे? चौसर थे। और इसके बाद जो है वो हीरोइक कपलेट के अन्य जो यूज है वो चलते रहे थे। उसके साथ साथ हमें क्या याद रखना है वो देखते हैं। यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। ह्यूमन नेचर कैसा है उसके ऊपर तर्क, वाद विवाद और उससे संबंधित बहुत सी चीज़ें लिखी गई है। तो हमें याद रखना भी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यहाँ पे सीधी नेचर का नहीं, प्रकृति का यहाँ पे विवरण नहीं है, जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर की ज़्यादा यहाँ पे बात की गई है। आपको याद रखना ये पॉइंट। नो पैशनेट लिरिकिसिज्म, नो पैशनेट लिरिक्सिज्म, यानी कि जो लिरिक थे वो भी यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं। लिरिक की यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं हुई है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। हमें हमसे पूछा जा सकता है भी ऑब्जेक्टिविटी का कहाँ पे प्रयोग हुआ, तो हम बताएंगे भी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज की गई थी, जबकि सब्जेक्टिविटी को यहाँ के जो पोइट्स हैं, यहाँ के जो राइटर हैं, उन्होंने क्या किया था? नकार दिया था। ये आपको याद रखना है। ये तो हमारी मुख्य मुख्य बातें हो गई। आगे चलते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में 2 बातें अपने को याद रखनी है। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने रेशनलिज्म के बारे में अपना जो है वो फीचर है वो न्यू क्लासिकल पोइट्री से संबंधित है, वो जोड़ा था। और दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि इन्होंने 18वीं शताब्दी को एडमायरेबल और इंडिस्पेंसिबल क्या कहा? एडमायरेबल, एडमायरेबल और इंडिस्पेंसिबल कहा है 18वीं शताब्दी को, जो न्यू क्लासिकल एज के कारण इसे कहा गया। ये भी हमें एक याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कुछ पॉइंट और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या फोकस हुआ था ये आपको याद रखना है। रीजन जो है तर्क के ऊपर फोकस हुआ, रिस्ट्रेंट के ऊपर फोकस हुआ, कॉमन सेंस के ऊपर फोकस हुआ है, सेंसिबिलिटी के ऊपर नहीं हुआ। याद रखना है आपको, कॉमन सेंस जो होता है, मनुष्य का जो कॉमन सेंस है किस तरीके से यूज करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया गया। और छोटी छोटी 2-3 बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये जो न्यू क्लासिकल मूवमेंट है ये 3 पीरियड इसमें जुड़े हुए हैं, आप याद रखना। 3 पीरियड जो है वो इसमें जुड़े हैं। रिस्टोरेशन कह सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। चार्ल्स जो सेकंड है,
चार्ल्स सेकंड का दोबारा राजशाही सत्ता जो है वापस स्थापित हुई थी, इसलिए रिस्टोरेशन कहते हैं। अगस्टस एज जो है मैंने आपको बता दिया, AU अगस्टस जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और बताना है भी, जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन भी इसके अंदर 3 एज इसके अंदर कुल मिलाकर है आ जाती है। जो अपना न्यू क्लासिकल पोइट्री है उसके अंदर 3 एज अपने को देखने को मिलती है। और ये तो अपनी मुख्य मुख्य बातें न्यू क्लासिकल एज के बारे में हो गई। मैं 1 या 2 मिनट में आपको इसका एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिला। एक तो यहाँ पे क्लासिकल जो समय था उसकी इमिटेशन हुआ, नकल हुई, यहाँ पे क्या हुई, नकल हुई। दूसरी यहाँ पे हीरोइक कपलेट का यूज हुआ, क्या हुआ, हीरोइक कपलेट का बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया, किसने किया, चौसर ने किया। तीसरी बात हमें ये याद रखनी है भी, रेशनलिज्म यानी तर्क से संबंधित जो बात है उसको बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। चौथी बात यह है कि जो एल्यूजन थे, कौन से, स्कॉलरली एल्यूजन जिसे बोलते हैं, जो विद्वानों के जो द्वारा जो संकेत दिए गए हैं एल्यूजन, जिसे मैंने आपको बताया बाइबिलिकल जो एल्यूजन है या फिर जो अन्य रिलीजियस एल्यूजन है उनका यहाँ पे यूज किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी का यूज हुआ। एक साथ मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, 1 मिनट में आपका रिवाइज भी हो जाएगा बढ़िया तरीके से। यहाँ पर लिरिकिसिज्म का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ, कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे पैसिनेट जो लिरिकिसिज्म है यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, वो वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। एक नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं शेडो क्लासिकल पोइट्री, जो यहाँ की पोइट्री थी उसको भी कहा गया था। तो ये हमारा न्यू क्लासिकल पोइट्री थी, उससे संबंधित हमने चर्चा कर ली। उसमें कौन कौन सी एज आती है, कौन कौन से इसके मुख्य फीचर हैं। इसके साथ एक दो कोई छोटी बातें और है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा आपको भिन्नता करनी होगी रेनेसां एज में, किसमें, रेनेसां एज में और रेनेसां मूवमेंट में, और इसमें अपने नियो क्लासिकल में। रेनेसां में क्या था, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन भी काफ़ी अपने को देखने को मिलती है, इन्वेंशन जो खोज वगैरह देखने को मिलती है, एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हुए थे, उसके साथ साथ मिस्टिज्म का भी काफ़ी प्रयोग वहाँ पे हुआ है। जबकि न्यू क्लासिकल जो एज है इसमें ऑर्डर की बात होती है, आदेशात्मक जो चीज़ें होती है, रीजन की बात होती है, रिस्ट्रेंट की बात होती है, ये चीज़ें अपने यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये अपनी न्यू क्लासिकल पोइट्री या एज या मूवमेंट कह सकते हैं वो अपने पढ़ लिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी द टेस्ट हब है और ऐप का नाम भी द टेस्ट हब है, और यूट्यूब पर जो हमारा ये चैनल है उसका नाम भी टेस्ट हब है। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में रिव्यू ज़रूर दें कि भाई आपको ये क्लास कैसे लगी, मेरे को और क्या सुधार करने चाहिए, क्या इसकी कमियां रही तो मैं उसके ऊपर और सुधार करते हुए आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्लास लाने की कोशिश करूँगा। संस्कृत शिक्षा का जो एग्जाम है उससे पहले मैं आपको लिटरेचर पोर्शन लगभग कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।